प्रभा की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज 2 साल के बाद ये फिजिकल सेशन मुमकिन हुआ है, इसकी बहुत खुशी हुई। आज के हमारे एक अतिथि हैं सुनील सिन्हा, आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। उन उत्कृष्टों के साथ प्रयोग करते उनकी लिखी 11 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी है। सुनील ने विभिन्न शैलियों की विस्तृत श्रृंखला में किताबें लिखी हैं। इनमें सामाजिक, राजनीतिक, थ्रिलर और रोमांटिक गाथाएं शामिल हैं। इन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर भी विस्तार से लिखा है। सुनील टीवी पर एक लोकप्रिय गुरु प्रकाश जी चर्चित ऑथर, कॉलमनिस्ट और बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। बातचीत शुरू की जाए। 45 मिनट्स की बातचीत रहेगी और उसके बाद हमारे जो भी गेस्ट हैं उन्हें क्वेश्चन एंड आंसर देगा। थैंक यू। साहित्य की इस परंपरा को, the culture of literature that has been kept alive because of your initiative and your लंबा समय था, अप्रत्याशित संकट पूरे विश्व ने झेला, लेकिन उसके पहले पटना लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से जिस प्रकार एक साहित्यिक वातावरण खासतौर पे दिनकर की भूमि में, नागार्जुन की भूमि में ये एनवायरनमेंट, ये एटमॉस्फेयर संवाद का, विमर्श का बना रहे, इसके लिए आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है। आज उसी कड़ी में प्रभा कैथान फाउंडेशन और कलम के माध्यम से हम सब के बीच में सुनील सिन्हा जी उपस्थित हैं, जिन्होंने कई सारी पुस्तकों की रचना की है। लेकिन आज जिस पुस्तक पे हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा इस भूमि के नाते थोड़ी ही दूर पे मुझे लगता है कि 1.5-2 किलोमीटर पे बिरसा मुंडा जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है और हर वर्ष उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे वहाँ पे सरकारी कार्यक्रम होता है, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और बहुत बड़ी संख्या में उनके जीवन काल को स्मरण भी किया जाता है। That what we have learned from his lifetime, how has he inspired a generation, but unfortunately दुर्भाग्य ये है कि स्वतंत्रता के बाद the post independence history, the historians or the intellectuals who have authored the post independence history, they did not give the deserved place to icons like Birsa Munda. There can be multiple reasons behind it. It could be ideological, it could be political, it could be intellectual. But I think there is a consensus, एक आम सहमति आज हम लोगों में है कि सबाल्टर्न आइकॉन्स, जब मैं सबाल्टर्न कहता हूँ तो सबाल्टर्न शब्द का उद्गम तो ब्रिटिश है, लेकिन सोशियोलॉजी में, समाज शास्त्र में जो सबाल्टर्न है वो समाज के पिछड़े वंचित वर्गों से हम उनको जोड़ के देखते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष, महानायक, विभूतियां जो सबाल्टर्न समाज से आते थे, क्या उनको उचित सम्मान और प्रतिष्ठा हमारे इतिहासकारों ने दिया है? ये प्रश्न आज हम सबके सामने खड़ा है। इसी कड़ी में बिरसा मुंडा जी के जीवन काल में, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन काल में एक रिमार्केबल, एक फाउंडेशनल जो काम सुनील सिन्हा जी ने किया है, विशेष तौर पे हम बिहार झारखंड के लोग आपके प्रति आभारी हैं कि भाई आपने ये काम, जो काम हम लोगों को करना चाहिए था वो आपने मुंबई में बैठ के किया है। लगता है कि इसलिए मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा कि तालियों के साथ सुनील जी तालियों। एक पुस्तक लिखना एक यात्रा के समान होता है। मैंने एक पुस्तक लिखा है, सौभाग्यवश मेरे साथ उसमें सहयात्री थे, और सहयात्री होने के साथ एक फिल्म के जब 2 डायरेक्टर होते हैं तो फिल्म कैसी होगी इसकी भी कल्पना की जा सकती है। लेकिन इस फिल्म का एक ही डायरेक्टर है, एक को डायरेक्टर है आपके साथ जो जूनियर हैं, और ये भी एक अच्छी शैली है कि किस प्रकार युवाओं को, युवतियों को एक ऑथरशिप की श्रेणी में लाके खड़ा करना। क्योंकि मैं स्वयं, मुझे इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जाने का। पहले मेरी बहुत इच्छा थी कि श्रोता के रूप में जाऊंगा, लेकिन इस बार जाकर के मैंने वहाँ की एनर्जी को, वाइब्रेंसी को महसूस किया और फिर लगा कि भाई हमारे यहाँ पटना में
एक उस प्रकार का संस्था हम खड़ा कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक इनिशिएटिव चल रहा है और मजबूती से हम इसको कैसे खड़ा करेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। वीर जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा कि इस पुस्तक आपने बहुत सारे जॉनर्स की, बहुत सारे आपने क्षेत्र में पुस्तक लिखा है, जैसा कि अभी अनिता जी भी चर्चा कर रही थी। रोमांस हो, थ्रिलर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, फिक्शन हो। बिरसा मुंडा जी, आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ क्योंकि व्यस्त शेड्यूल में बिरसा मुंडा जी के लिए आपने समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला। अनिता जी और अजीत जी जो भी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से और नवरस अकेडमी की ओर से, उनका और अवसर पर जो एक वीक डे में फ्राइडे को भारी तादाद में यहाँ उपस्थित है। देखिए, बिरसा मुंडा एक ऐसा शख्स है, एक ऐसे शख्स है जिनको इतिहास में उनका उपयुक्त स्थान नहीं मिला। और मेरे लिए वो इसलिए महत्वपूर्ण थे कि मैं जब जमशेदपुर में बड़ा हो रहा था तो शायद ही जमशेदपुर और रांची इन इलाकों को अभी भी अविभाजित बिहार का हिस्सा मानता हूँ। बिहार और झारखंड में कोई विशेष अंतर या कोई सिग्निफिकेंट अंतर नहीं है। तो उन इलाकों में विशेष तौर पर जो दक्षिण बिहार के इलाके हुआ करते थे, वो शायद ही कोई ऐसा शहर हो जिसमें 4-5 इलाके ऐसे नाम हो जो बिरसा मुंडा के नाम पर ना रखे गए हो। कहीं कोई चौक का नाम होता था बिरसा मुंडा का, कहीं कोई बस्ती होती थी, कहीं कोई चौराहा होता था। झारखंड की स्थापना के बाद रांची का एयरपोर्ट भी बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया। तो गुरु से मेरी उम्र कुछ 10 वर्ष ज्यादा होगी, तो उस 80s के दशक में जब वो बड़े हो रहे थे, तो हालांकि हम उस वक्त भी एक नए इंडिया की बात कर रहे थे। उस नए इंडिया में जो राजीव गांधी की नई इंडिया थी, वो उसमें संस्कृति का जो हमारी ऐतिहासिक जो धरोहर है उसका कोई विशेष स्थान नहीं था। तो अगर मैं बिरसा मुंडा के बारे में जानना चाहूँ या जानने की इच्छा जब होती थी तो मेरी जिज्ञासा जो है अधूरी रह जाती थी, क्योंकि कोई ऑथेंटिकेटेड मटीरियल उस वक्त नहीं मिलता था। बल्कि कुछ हद तक ऐसे किरदारों को एक तिरस्कार की नजर से देखा जाता था। पिछले 8 वर्षों में देश की सोच बदली है। इतिहास हमेशा राजाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी और स्वाभाविक था लिखा जाना, लेकिन अब एक दूसरा पॉइंट रघुनाथ महातो और 19वें दशक के आरंभ से लगभग पूरे देश में लड़ाइयां हो रही थी। वर्तमान मेघालय में यू त्रिलोक सिंह, तो आज के झारखंड में कोल मूवमेंट की, जिसको कोल मूवमेंट के रूप में आप जानते हैं, बुद्धू भगत, ऐसे कई नाम जो है इतिहास में एक सक्रिय रोल निभाए थे, पर उनको हमेशा जो है इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया। तो जब ये 8 वर्षों में मैंने देखा कि अब समाज बदल चुका है, लोगों की सोच बदली है, तो मेरे लिए भी 8-9 किताबें लगी। हर एक व्यक्ति जो सिस्टम में प्रताड़ित है, जो अकेला है, आज जरूरी नहीं कि आज का बिरसा मुंडा जो है अंग्रेजों के साथ लड़े। हो सकता है आज का बिरसा मुंडा कोई ऐसा शख्स हो जो कॉर्पोरेट जीवन में प्रताड़ित हो और परेशान होकर अंततः वो कोई डिस्कवरी करता है, नई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कर जाता है। आज का बिरसा मुंडा वो है। आज का बिरसा मुंडा वो हो सकता है जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से त्रस्त होकर एक नई सोच लेगा पॉलिटिक्स में। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिरसा मुंडा हर व्यक्ति के अंदर है। और बिरसा मुंडा की 25 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हुआ था, मारा गया था उन्हें। 25 वर्ष की आयु के जीवन को अगर आप देखें तो उनमें इतने विभिन्न पहलू थे, जो एक इवॉल्विंग नेचर था उनका, जो एक वायलेंट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन उन्होंने लॉन्च किया था, जिसको गुलाम के नाम से जानते हैं, 1899 की क्रिसमस की ईद पे। वो उनकी प्राथमिक सोच नहीं थी, वो एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते थे। जब उन्हें प्रताड़ित किया गया, सेडिशन के चार्ज पर 3 साल अंदर रखा गया और 1896-97 में जब वर्स्ट फैमिन और वर्स्ट जो सूखा पड़ा था देश में, उसमें सैकड़ों हजारों लोगों का निधन हुआ, तब
अंततः जो ट्राइबल जो मुंडा सरदार 1850s के दशक से निरंतर प्रयास कर रहे थे एक रेवोल्यूशन लॉन्च करने की और निरंतर वो फेल कर रहे थे, तब इसलिए बिरसा मुंडा जो है बहुत अहम किरदार हो जाते हैं। और आज की मौजूदा परिस्थिति में जैसा मैंने कहा कि आज हम अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे हैं, आज बहुत सारी ये लड़ाइयाँ जो है अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं। कोई सिस्टम से परेशान है, कोई एक नई सोच लेकर आना चाहता है, तो बिरसा मुंडा मेरे ख्याल से हर युग में एक टाइमलेस कैरेक्टर है। और गुरु जी ने भी एक सबाल्टर्न हिस्ट्री पर बहुत अच्छी किताब लिखी पिछले साल, जो दलित हीरोज की थी। तो मेरे ख्याल से अब ये समय बदला है, जो सबाल्टर्न हीरोज हैं उन्हें फोरफ्रंट पे लाना और लिटरेचर के द्वारा लाना, मेरे ख्याल से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है लेखकों की और इंटेलेक्चुअल्स की कि हम उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाएं। नहीं, बिल्कुल। और अभी अगर पिछले 2 वर्षों की बात करें और बाबा साहेब अम्बेडकर के संदर्भ में हम ये अक्सर इस पूरे उनके प्रेजेंस से अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा that by and large Ambedkar was restricted only as a leader of the oppressed classes। हमारे जो आज वर्तमान की पीढ़ी है या वर्तमान की पीढ़ी से एक पीढ़ी पहले भी आप देखिए, देन उनको स्मरण कैसे किया जाता है? वंचितों के नेता, थोड़ा उससे आगे बढ़े संविधान निर्माता, but his phenomenal role as an economist, his phenomenal role as a diplomat, उनके बारे में शोध करते हुए मैंने पाया कि 1952 में वो लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। In 1952, while addressing the students at the Lucknow University, he makes a very visionary statement. He says that if Mao, चाइना के माओ को प्रेफर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि if Mao had any faith in the principles of Panchsheel, then he would have treated the Buddhist in his country in a different manner। अगर माओ की पंचशील के मूल्यों में और आदर्शों में आस्था होती तो अपने देश में जिस प्रकार की प्रताड़ना वो वहां के बौद्ध के साथ कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। ये दूरदर्शिता हमें देखनी चाहिए। And he was an advocate of this thought। He always said that we must develop Tibet as a buffer state between India and China। ये पक्ष में नहीं मालूम है कि तिब्बत को बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन के बीच में मौजूद रहना है, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये लिटरेचर में एक क्रांति है। It is a moment of revolution in the world of literature when the subaltern icons, and ladies and gentlemen, these icons are very important because these icons inspire। समाज में ऐसे बहुत सारे जो महापुरुष होते हैं उनको स्मरण करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो इंस्पायर करते हैं हम लोगों को। अब बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में झलकारी बाई का नाम आता है। रानी लक्ष्मीबाई को तो हम सब जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन झलकारी बाई को इतिहास के पन्नों में क्यों घुमा दिया गया? I am not going to be judgmental here। मैं यहाँ पे जजमेंट नहीं पास करूंगा, लेकिन ये प्रश्न आज वर्तमान पीढ़ी के सामने खड़ा होता है कि क्या वंचित समाज से आने के कारण झलकारी बाई के योगदान को भुला दिया गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर ये प्रश्न पूछा जाएगा, इतिहासकारों से पूछा जाएगा, लेखकों से पूछा जाएगा कि इसके पीछे आपका एजेंडा क्या था? झलकारी बाई को भुला दिया जाता है। हीरा डोम, यही दानापुर के रहने वाले हीरा डोम, जिन्होंने विरोध किया, कन्वर्जन का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन उनके योगदान को हम नहीं जानते। तो एक निष्पक्ष आकलन, an independent and objective analysis on the contributions of the subaltern icons, not only in terms of freedom fighter। और फ्रीडम फाइटर के संदर्भ में एक और जो आउटस्टैंडिंग बात अंग्रेजी इतिहास में देखेंगे तो सिपॉय म्यूटिनी। एक सिपॉय म्यूटिनी के रूप में 1857 को याद किया जाता है, लेकिन तुहीन जी ने विशेष तौर पे इसको स्वाधीनता का पहला संग्राम, you dilute the essence of the sacrifices। It was a pan India movement, वो सिर्फ उत्तर भारत का मूवमेंट नहीं था।
वीर कुंवर सिंह से लेकर के मंगल पांडे तक, तमाम पेशवा तक, तमाम पूरे भारत में ये आंदोलन हुआ था। लेकिन किस प्रकार नैरेटिव बनाने वालों ने इसको सिपॉय म्यूटिनी बोला है, और आज भी एनसीईआरटी की किताबों को उठा के देखिए तो इनको आप सिपॉय म्यूटिनी के रूप में आते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इन आइकॉन्स को जानबूझ करके इस प्रकार तिलका मांझी के नाम पे विश्वविद्यालय है भागलपुर में, लेकिन तिलका मांझी कौन थी हम लोगों को नहीं मालूम है। तो इट्स अ फंडामेंटल प्रेरोगेटिव ऑफ आवर जनरेशन। ये हमारी पीढ़ी के लेखकों, साहित्यकारों और चिंतकों का ये दायित्व बनता है कि इन लोगों को ढूंढिए, इनको स्मरण करिए। नीलांबर पीतांबर हुए झारखंड में, उनके एक दो को नहीं जानते हैं। तो जी एक तो ये शुरुआत आपने की है, और आज जैसे कि हमारे देश के अंतर्गत भी बहुत सारे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस बहुत सक्रिय हैं। एक पुस्तक आई है राजीव मल्होत्रा जी की, जिन्होंने ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस को बोला है। और ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस सबऑर्डिनेट मूवमेंट के नाम पे समाज को आज तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम चल रहा है कि जो सबऑर्डिनेट मूवमेंट है, आप सबऑर्डिनेट मूवमेंट में ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का इन्फिल्ट्रेशन हो गया है और वो समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों को जवाब देते हुए बिरसा मुंडा का जीवन या उनका आर्टिकुलेशन क्या हो सकता है इन द प्रेजेंट जनरेशन। आई वुड लाइक टू ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई गुरुप्रकाश। लेकिन हर युग में इन कैरेक्टर्स का पूरी निष्ठा के साथ अध्ययन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्हीं की सो कॉल्ड जो पॉलिटिकल लेगेसी को बढ़ाने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी टीचिंग्स को डिस्टॉर्ट कर गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा ही स्पष्ट मानना था, अगर आप उनकी स्पीचेस को सुने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीचेस को, अगर उनकी राइटिंग्स को, बड़ा स्पष्ट मानना था कि इन अ डेमोक्रेसी agitation and especially violent agitation will have anarchy will have no role to play। आज उन्हीं के जो लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले कुछ पॉलिटिशियंस हैं, निरंतर जो है उसकी अवमानना करते हैं। बिरसा मुंडा ने पूरे जीवन प्रलोभन पर होने वाले धर्मांतरण या फिर फोर्स धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ाई की। लेकिन आज एक मुख्यमंत्री हैं झारखंड के जो अपने आप को बिरसा मुंडा के डिसाइपल बताते हैं, लेकिन विदेश में हो रहे एक कॉन्क्लेव में, ऑनलाइन कॉन्क्लेव में कहते हैं कि आदिवासी न कभी हिंदू था न कभी हिंदू रहेगा, जिसका मैंने उस समय मुंतोड़ जवाब दिया। तो जब इस प्रकार की डिस्टॉर्शन ऐसे महानुभावों की वो लोग करते हैं जो खुद को उनका डिसाइपल बताते हैं, तो मेरे ख्याल से इतिहासकार को, लेखकों को और लिटरेचर में जो इन्वॉल्व है उनका और ज्यादा दायित्व बन जाता है कि इन बातों को जो सही टीचिंग्स उनकी उनको लोगों के सामने और नई जनरेशन के सामने लाए। आज जिस लड़ाई बिरसा मुंडा की जो फाइनल लड़ाई हुई थी, वो ट्रिगर थी फादर हॉफमैन, एक जर्मन मिशनरी थे उन इलाकों में। उनकी जो प्रेडेटरी प्रोसेटाइजेशन फोर्स या एंटाइज्ड कन्वर्जन्स थी, वो सारी हदों को पार कर रही थी। लेकिन अगर आप ये कहें आज, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में उसका दूसरा मायने नहीं ला रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी देश के कई ऐसे इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, जहां यही समस्या एग्जिस्ट होगी। अगर जो हमारी सबाल्टर्न पॉपुलेशन है वो ज्यादा वल्नरेबल है इन वाइसेस को लेकर आज, तो वो एक और कारण बन जाता है कि जो उनकी राइटफुल लेगेसी है बिरसा मुंडा की या बाबा साहब अम्बेडकर की, उसकी सच्चाई उन तक सरल भाषा में, पेलेटेबल या उस भाषा में जो सरल तरीके से परोसी जाए, उन तक पहुंचाई जाए। तो मेरे ख्याल से ये अगर आप इजाजत दें गुरुप्रकाश, एक छोटा सा पोर्शन में पढ़ना चाहता हूँ। वो जो जनजातीय वो एक पोर्शन है, बिरसा मुंडा को चाईबासा के स्कूल में दाखिल किया गया था, जहाँ वो 1886 से 1890 के बीच उन्होंने पढ़ाई
की थी वहाँ पर। चाईबासा और उनके गांव के बीच लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उन दिनों में कितनी आकांक्षा और कितने एस्पिरेशन के साथ उनको उतनी दूर भेजा गया था, और उस स्कूल में पढ़ने के लिए उनका धर्मांतरण भी हुआ था। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट 3-year पीरियड, जब उन्हें लगा कि कल्चरल सब्जुगेशन जो है वो एक अस्त्र है, एक वेपन है हमारी आबादी को परमानेंटली एंस्लेव करने का, तब जो उनका विरोध था ये 14 वर्ष के बिरसा मुंडा के विरोध को प्रदर्शन करता है। और मेरे ख्याल से गुरु प्रकाश इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि सेम समस्या जो जनजातीय वर्ग के लोग अनुभव करते थे, दलित वर्ग के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग भी इतिहास में वही समस्याओं से उन्होंने भी जूझा है। तो एक छोटा सा पोर्शन है उस स्कूल का। तनाव बढ़ने लगा और अचानक बिरसा और उसके साथियों ने स्वयं को इस बढ़ते हुए उपद्रव के बीच पाया। स्कूल का माहौल बदल रहा था। बच्चे टीचरों के रूखे और घमंडी बर्ताव पर आवाज उठाने लगे थे। एक दिन सुबह की प्रार्थना सभा में एक घटना घटी। फादर पोल प्रार्थना सभा के प्रमुख थे। वे अचानक ही आदिवासियों के लिए अनाप शनाप बकने लगे। तुम आदिवासी गवार, नाशुक्रे और देशद्रोही हो। फादर का चेहरा चकोंदर की तरह लाल था और मुंह के कोने से धूप निकल रहा था। हमने तुम्हारे जीवन को बदलने की कोशिश में शिक्षा प्रदान की, तुम्हें एक नए धर्म में मिलवाया जो सबको एक समान मानता है। हम अपने घर और परिवार छोड़कर इस नर्क में आए ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके, और बदले में हमें क्या मिला? तुमने जहरीले सांपों की तरह हमें काट खाया। तुमने अपने भगवानों के साथ हमारे प्रभु का नाम लेकर उसका अनादर किया। हम गद्दार नहीं हैं। अचानक बिरसा चिल्लाया, आप लोग देशद्रोही। वह उठकर चिल्लाया और अवज्ञा भाव से फादर को ताकने लगा। हर किसी ने मुड़कर उसे देखा और उसकी उदंडता देखकर दंग रह गया। हम मुंडा सच के लिए जीते हैं और मरते हैं। आप जैसे कपटी मिशनरी की झूठ, आप जैसे कपटी मिशनरी ही झूठ बोलते हैं और चाले चलते हैं। आप लोग हमारा शोषण करते हैं, हमसे कपट करते हैं। आपने हमें धर्म परिवर्तन के नाम पर बड़े बड़े वादे किए और फिर अपने वादों से मुकर गए। हमें हमारे दयनीय भाग्य पर छोड़ दिया। मुंडा सरदार ठीक कहते हैं। आप या तो अपना वादा निभाते हुए हमारी जमीनें वापस दिलवाएं या हमें अकेला छोड़ दें। बिरसा के शब्द सुनकर दूसरे छात्रों को भी जोश आ गया। हमारी जमीनें वापस करो, हमारी जमीनें वापस करो। उनमें से कई बिरसा के साथ चिल्लाए। जब बहुत सारे छात्र एक साथ नारे लगाने लगे तो पादरी किसी तरह उन्हें शांत करने में लगे, और उसी समय फादर लुथरन वहां पर आए। उन्होंने बिरसा को कड़ी नजरों से देखा और मन ही मन सोचने लगे कि वे पहले उस लड़के के अंदर विद्रोह की चिंगारी को आखिर क्यों नहीं भाप सके। तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है किताब में, जहाँ अचानक से उनको जो है तिरस्कार की नजर से देखा जाता है। 4 साल उसके बाद वो ज्ञातवास में गए। 4 साल के बाद जब 1894 पर आए तो उनमें एक स्पेशल पावर्स लोगों ने पाया, जब वो स्पिरिचुअल हीलर थे। तो ये इनकी विशेषता थी कि एक छोटे से जीवन में उन्होंने कई जीवन अनुभव किए। कई मेरे ख्याल से 25 वर्ष की आयु में लगभग उतना उन्होंने उतने रूप में उन्हें देखे गए, या उतनी अलग अलग सोच उनकी देखी गई जो लगभग एक 60-70 वर्ष की आयु के जीवन काल में देखा जाता है। बड़ा अच्छा ये विवरण दिया आपने कि किस प्रकार जो ये और जिस शब्द का आपने उपयोग किया मैं सुन रहा था, प्रीडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन। प्रीडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन क्या है? एक कन्वर्जन, जो कन्वर्जन प्रीडेटरी होता है, इस मंशा के साथ होता है। तो 150 वर्ष पहले भी ये कन्वर्जन का जो नैरेटिव है ये तब से चल रहा है, और बिरसा जैसे लोग इसके विरोध में खड़े होते हैं कि जो हमारा इंडिजिनस फेथ है। आज भी आप देखिए, और बहुत अच्छा प्रोफेसर बद्री नारायण ने लिखा है कि बोडो माइंड,
मरी माई, राजा सलेश, गोरैया बाबा, ये बहुत सारे ऐसे इंडिजिनस पेपर है आइकॉन्स है जो आज भी कहीं ना कहीं समाज को, सभ्यता को, संस्कृति को एक धागे में पिरोने का काम करते हैं। लेकिन तुहिन जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे नैरेटिव में जो हमारी आधी आबादी है, सावित्रीबाई फुले, झलकारी बाई, अब सावित्रीबाई फुले हम जानते हैं that she is known as the first female teacher in the history of India. सावित्रीबाई फुले के साहित्य का सृजन नाममात्र क्यों होता है? झलकारी बाई का जिक्र मैंने किया आपसे। उत्तर पूर्व में रानी गार्डील्यू, मैं मतलब पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से किसी ने उनका नाम सुना है तो कृपया हाथ खड़ा करें कि रानी गार्डील्यू के बारे में, जो कि बिरसा जी से भी कम आयु में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो क्या ये समय आने वाला है जब हम शुद्ध रूप से सबऑर्डिनेट में भी जो डबल सबऑर्डिनेट है, जो डबल वैल्यू से ग्रस्त है, जो माताएं बहनें हमारी जो वंचित समाज से आती हैं, जो क्षेत्र और समाज दोनों का एक प्रकार से दंश झेलती हैं, उनको इतिहास सम्मान कब देगा? आपने ये किया, ये अच्छा प्रयास है, लेकिन सावित्रीबाई फुले, झलकारी बाई, दाक्षायणी वेलायुधन केरल से आती हैं, and she is the only woman from the scheduled caste to be the member of the Constituent Assembly. भारत के संविधान सभा में एकमात्र दलित समाज की महिला दाक्षायणी वेलायुधन, इनके बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताना आवश्यक है कि जो समग्रता हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में या संविधान निर्माताओं में थी, वो आज भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बट somehow unfortunately नहीं हो रही है। So the next generation of subaltern writing, or the next generation of subaltern literature must be inclusive of our women icons as well. आपका विचार इस पे क्या है? ये बिल्कुल जयपाल मुंडा का नाम आप लोगों में से किसने सुना है? क्रिकेट की। तो जयपाल मुंडा जी के अगर आप स्पीचेस पे जाएं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और शुरू में एक और, जब आज युग ऐसा है कि जब आप एक किताब एक विषय पर एक जोन में ले जाते हैं, तो जब तक उसमें 3-4 किताबें ना लिखे तो मजा नहीं आता है। तो एक और किताब में कहा तो जयपाल मुंडा की जो स्पीचेस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ट्राइबल विषयों को लेकर, मेरे ख्याल से उतनी इंटेलेक्ट और उतनी क्लैरिटी आज उसके बाद 70 सालों में मैंने किसी ट्राइबल लीडर में नहीं देखी। तो एक शेड्यूल हो जाए या फिर प्रोहिबिशन को लेकर, या फिर इनफैक्ट द नीड फॉर अ सेपरेट लैंड फॉर आदिवासीज। इनफैक्ट अगर आप उनकी जस्ट स्पीचेस को वहां पर विजिट करें तो झारखंड स्टेट की जो पहली गुहार थी वो उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आई थी। ये अलग बात है कि कुछ और लोगों ने आज उसको क्रेडिट ले लिया। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि जब मैं बड़ा हो रहा था 80 के दशक में, तो इतिहास जो था वो लोग बच्चे उसमें रटते थे, उनको मतलब ऐसा समझा जाता था कि इस साल से लेकर इस साल तक जो है शाहजहां ने रूल किया, उसके बाद जो है मैं क्रम बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उससे पहले अकबर का शासन हुआ, उसके बाद औरंगजेब आए, और सारी अच्छी बातें जो है उनके बारे में। तो लेकिन जो मोड ऑफ लर्निंग था, और यही कारण था कि उस युग में हम बहुत डिस्पैशनेट हो गए, इतिहास के प्रति बहुत डिस्पैशनेट हो गए। मतलब हर बच्चा जो है वो अजीत जी की तरह इवॉल्व नहीं होता कि वो मतलब मैं उनको कह रहा था कि मेडिसिन के साथ साथ वो कल्चर में भी रह जाते। तो जब वो इतिहास से अलग होकर बड़ा होता है तो आमतौर पर वो इतिहास से अनभिज्ञ ही रह जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जनरेशन जो है पिछले 8 साल में काफी चेंज तो वैसे ही 8-10 वर्षों में देश में देखने को मिला है। ये चेंज जो है हमें सस्टेन करने की आवश्यकता है। और गुरु प्रकाश ने जो किताब लिखी है, मैंने जो किताब लिखी, वो एक छोटा प्रयास है। मेरे ख्याल से इस तरह की कम से कम हजारों किताब जब आएंगे, तब जो बैगेज है पिछले 70 सालों का या पिछले 7 दशकों का, जिसमें कि इतिहास को एक सर्टेन स्क्यू के साथ
या एक सर्टेन फ्लेवर के साथ पढ़ाया गया, उससे मुक्ति हमें तब मिलेगी जब हजारों ऐसी किताबें, हजारों ऐसे राइटिंग्स जो हैं इन हीरोज के बारे में आए हैं जो आपके इर्द गिर्द शायद यहीं कहीं इन्हीं इलाकों के थे आज से 100 साल पहले, लेकिन जिनको जो है नकारा गया था और एक नकारात्मक दृष्टि से आजादी के कई वर्षों बाद तक भी देखा गया। नहीं, बिल्कुल। अब स्त्री विमर्श को लेकर के ये अक्सर प्रश्न मेरे मन में आता है, और खास करके हम जिस भूमि से आते हैं, आदि शंकराचार्य के बारे में हम सब जानते हैं। आदि शंकराचार्य जब दक्षिण वर्तमान केरला में उनका जन्म होता है और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए वो अखिल भारतीय प्रवास पर निकलते हैं। जब आदि शंकराचार्य प्रवास में होते हैं तो बिहार में सहरसा में आज जो स्थान को महिषी धाम के नाम से जानते हैं, उस महिषी धाम पे तब के विद्वान मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, अपने पतिदेव को पराजित घोषित करती है और आदि शंकराचार्य को विजयी घोषित करती है। तो स्त्री विमर्श की शुरुआत बिहार से क्यों ना हो? ये बिहार उभय भारती की भूमि, ये बिहार आम्रपाली की भूमि, ये बिहार माँ जानकी की भूमि। अब माँ जानकी के बारे में भी रामायण में हम लोगों ने एक प्रसंग देखा है, सीता माता के। अब तुलसीदास रामायण का एक प्रसंग मेरे स्मरण में आता है कि तुलसीदास रामायण में ये लिखा गया स्पष्ट तौर पे कि सीता जी से राम जी के संदेशवाहक ने कहा कि आप लंका में थी, आपको अयोध्या वापस आना है तो आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। ये प्रसंग है। सीता जी ने ठहाका लगा करके हंसा और उन्होंने बोला संदेशवाहक को कि जाओ कह दो अपने राम से कि अगर मुझे अग्नि परीक्षा करके उनके पास आना है तो मैं अस्वीकार करती हूँ उनके पास आना। मतलब इस बिहार की भूमि में जहां पे जानकी हुई, जहां उदय भारती हुई, इससे संबंधित एक प्रकरण मुझे महाभारत से भी ध्यान आता है। महाभारत का वो प्रसंग का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म पितामह के पास, अपने मृत्युशैया पे वो लेटे हुए हैं और वो शास्त्रार्थ कर रहे हैं। कुछ उनके मन में जिज्ञासा, युधिष्ठिर हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। वो जिज्ञासा के समाधान के लिए जाते हैं भीष्म पितामह के पास। जोर से किसी महिला की हंसने की आवाज आती है पीछे से, द्रौपदी ठहाका लगा के हंसती है। युधिष्ठिर आक्रोशित हो जाते हैं कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और आप हंस रही हैं। तो तब भीष्म पितामह कहते हैं कि उसकी हंसी जायज है, उसकी हंसी, हर लाफ्टर इज जस्टिफाइड, बिकॉज जब उसके साथ खुले दरबार में उसके प्रतिष्ठा का अपमान हो रहा था तो वो शांत कर रहा था। तो स्त्री विमर्श की शुरुआत अब ये जरूरी थोड़ी ना कि दिल्ली में ही, जेएनयू में या हैबिटेट सेंटर में, इंटरनेशनल सेंटर में बैठ करके जेंडर डिस्कोर्स शुरू हो। इस बिहार की भूमि से बेहतर स्त्री विमर्श कहीं नहीं हो सकता है, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। इसीलिए मैं थोड़ा इसमें बोल गया, लेकिन प्रश्न मेरा कुछ और था। प्रश्न ये है कि आज जिस प्रकार हम एक राजनीतिकरण देख रहे हैं, और राजनीतिकरण में पूरे पॉलिटिकल क्लास को मैं बोल रहा हूँ कि सम्राट अशोक भी किसी के हो जाते हैं, भामाशाह किसी के हो जाते हैं, कोई महापुरुष किसी का हो जाता है। ये महापुरुष जब तक हैं तब किसी संगठन या विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वो पूरे समाज, पूरे देश के होते हैं। ये भाव, ये बोध हमारे मन में होना चाहिए कि अंबेडकर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के हैं, अटल जी केवल एक पार्टी के हैं क्या? ये संपूर्ण समाज के धरोहर हैं। लेकिन when we try to politicize the legacy of these icons, we are doing a great disservice to them. एक बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हम इनकी विरासत के साथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिरसा जी के साथ भी ऐसा ना हो, ये हम सब जो हमारा वैचारिक समूह यहाँ बैठा है, ये हमको प्रयास करना चाहिए। और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, इससे बचने के लिए हम यही कर सकते हैं कि अपने हीरोज को एक फेवरेटिज्म के जरिए सीमित न करें, एक इंक्लूसिव अप्रोच रखें। आपने तमाम एग्जाम्पल्स दिए, अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको कश्मीर का दूं, आज पिछले 1.5 महीने से कश्मीर दोबारा चर्चा में इस वक्त एक फिल्म की कारण, लेकिन कश्मीर का एक राजा ललितादित्य
जो इतना यशस्वी राजा माना जाता था कि एक वक्त उसने अपने किंगडम को लगभग जो आज की टर्की है वहां से लेकर दक्षिण में लगभग कर्नाटक तक उसकी किंगडम को उसने एक्सपैंड किया था। क्या ये विचित्र नहीं है कि उसका नाम कभी हमने नहीं सुना था आज से कुछ वर्षों पूर्व तक? तो मेरे ख्याल से ये जो एक कुछ लोगों को जो एक कैंसल कल्चर है, और गुरु प्रकाश जी जो है वो कैंसल कल्चर को भी एक हफ्ते पहले ही होते हैं, तो ये एक कैंसल कल्चर ही है कि कुछ लोगों को सिस्टम से बाहर रखा जाए। और अगर आपने मतलब प्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में सोसाइटी के लिए भी, हमारी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए क्लियर एक्सपीरियंस है कि अगर आप ऐसा करेंगे, कुछ लोगों को बाहर रखेंगे, तो एक युग आएगा जब इतिहास दोबारा लिखा जाएगा और उन लोगों को शामिल करके जिन लोगों ने उनको बाहर रखा गया था उनको बाहर किया जाएगा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि हर व्यक्ति जो है अटल जी जैसा इंक्लूसिव हो जाए, और हर व्यक्ति जो है मेरे ख्याल से जितना ज्यादा बड़े दिल के साथ सबको अपने कार्यों में, अपने जीवन में, अपने सामाजिक कार्यों में, अपने राष्ट्रीय कार्यों में शामिल करें, मेरे ख्याल से बड़े दिल का हमेशा जो है सम्मान होता है, और बड़े दिल वाले जो नेता होते हैं वो हमेशा बेहतर याद किए जाते हैं। आपको क्या लगता है गुरु प्रकाश? नहीं, definitely, and as the saying go that before reading history, you should read the historian. इतिहास को पढ़ने से पहले उस इतिहासकार का अध्ययन करें जिसने उसकी रचना की है। हमारा तो ये चलता रहेगा ये प्रश्नोत्तर, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि थोड़ा इसको और कॉन्वर्सेशनल और इंटरेक्शन बनाते हुए हमारे जो सम्मानित श्रोतागण आए हैं उनके मन में कोई विचार, कोई प्रश्न हो, सो आई नाउ ओपन द हाउस। अगर आपके मन में तो अपना हाथ खड़ा करके, अपना परिचय दे करके अपना प्रश्न या अपना विचार कर सकते हैं। Anyone of you can start. जी, मेरा नाम डॉक्टर BN विश्वकर्मा है। तुहिन जी, आपने जो लिखा है वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। जैसा गुरु प्रसाद जी ने कहा, प्रकाश, हाँ, प्रकाश, गुरु प्रकाश, गुरु प्रकाश जी जो बोल रहे हैं, प्रसाद बोला नहीं, तो होता है गलती। और तुहिन लिटरेचर जो लिखते हैं, जो लोग, जिन लोगों ने लिटरेचर में काम किया है आज़ादी से लेकर आज तक, उनसे ज़्यादा दायित्व था इतिहासकारों का कि हाशिए पर रखे जाने वाले लोगों का हम इतिहास अच्छे तरीके से लिखें। बेईमानी वहाँ से हुई है। तो जो लिटरेचर लिखते हैं उनको अब ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे, तो वो लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। साहित्यकारों में भी उसी अररिया फरीसगंज के कटिहार के आसपास बहुत बड़े साहित्यकार में अनूपलाल मणिया जी, कितने लोग उनको जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? तो हाशिए पर रखने का सबाल्टर्न वाली बात एकदम सत्य है, लेकिन आजकल सबाल्टर्न जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा डिस्टॉर्शन आया है, लेकिन सबाल्टर्न के लोगों को हाशिए पर रखा गया, यह बात सत्य है। इतिहासकारों ने रखा है हाशिए पर, लेकिन आजाद भारत में नए नए जो इतिहासकार उभर रहे हैं उनका दायित्व है उन लोगों को खोजकर लिखना। अब तब उस पर जो लिटरेचर के राइटर्स लोग हैं उनकी कलम चले। आपने पहला प्रयास किया, इसलिए आपको साधुवाद। और मेरा यही कहना है कि बिरसा मुंडा के बाद जैसे राजा सहदेव पर या नीलांबर पीताम्बर पर या बंधु वहाँ महतो थे, कई लोग थे ट्रैवल एरिया में, थोड़ा उन लोगों पर भी प्रकाश डालने का विश्वकर्मा जी नमस्कार। धन्यवाद। मैं ये पहली प्रयास नहीं है, एक साथ कई लोगों ने प्रयास किया है। गुरु प्रकाश ने पुस्तक लिखी है, विक्रम संपत ने पुस्तक लिखी है, तो और ये अच्छी बात है कि अलग अलग जगहों पर बैठे हुए तो कई लोग एक साथ इस प्रयास में शामिल हुए। तो मैं आपको आश्वस्त करूँ ये शुरुआत है। आज से 5 साल बाद जो है ऐसी और 5 किताबें हम सब अगर लिखें, 3 नाम मैंने गिना है तो 15 तो ऐसे हो जाएंगे।
हेलो सर, मेरा विजय श्रीवास्तव नाम है। मेरा एक शिफ्ट आया है हिस्ट्री में। एक नए ग्रीक ऑथर्स, एक नया जो जनरेशन ऑथर्स था, उन्होंने राइट विंग जो पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री का, उसको भी वो सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अभी भी बड़ा सिलेक्टेड ग्रुप है जहाँ पे इन चीज़ों की बात होती है, जहाँ पे चीज़ों का डिस्कशन होता है। मेन स्ट्रीम का पार्ट ये अभी भी नहीं बन पाया है, मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का पार्ट नहीं बन पाया है। हम कॉलेजेस में इससे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी बिहार में जो स्थिति है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको किस तरीके से बदला जा सकता है, आप क्या देखते हैं? क्योंकि इस चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं सिलेक्टेड ग्रुप में जहाँ पे 50-100 लोग बैठे हुए हैं, 100-200 लोग बैठे हुए हैं, तो वो एक अच्छी बात है, वहाँ डिस्कशन शुरू हो रहा है। लेकिन वो मास तक कैसे लेके जाए, उसको मेन स्ट्रीम का हिस्सा कैसे करें डिस्कशन को, लोग कैसे जाने एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री को जिसको आज तक रिसर्च आगे रखा गया है, या उसके बारे में बात नहीं हुई। तो दिस इज माय क्वेश्चन। नहीं, तो मेरा मानना है कि भारत के आधार नहीं, हाँ नॉन लेफ्ट कह सकते हैं, लेफ्ट ठीक है, लेकिन नॉन लेफ्ट कहना वो ठीक रहेगा, राइट भी राइट नहीं है। आज जो वर्तमान राइट है वो लेफ्ट से ज्यादा लेफ्ट है। कई बार इसको हिंदू लेफ्ट कहते हैं। इसलिए भारत के परिवेश में हमें कम से कम ये ध्यान हमें रखना चाहिए कि इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट भारत के संदर्भ में राइट और लेफ्ट का ये एक शुद्ध रूप से वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है। इट्स अ वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ डाइकोटमी बिटवीन आइडियाज एंड आइडियोलॉजी, but I personally do not subscribe to it. But you are right, you have raised a very valid point that because of certain ideological affiliations, the institutions are becoming echo chambers. अब echo chambers है नहीं क्या? मैं एक चीज echo करूं और वही बात आप भी सहमत हो, सब सहमत हो, एक ही विचार, एक ही संगठन, एक ही विचारधारा, लेकिन हम लोग तो एक डायलॉगिक सिविलाइजेशन है। हम संवाद के आधार पे हमारी संस्कृति की बुनियाद रखी गई है। मैंने उभय भारती का आपसे जिक्र किया। आप कोई भी ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट उठा के देखिए, महाभारत क्या है? ये डायलॉग है श्री कृष्ण और अर्जुन में। उपनिषद क्या है? ये डायलॉग है यम और नचिकेत में। धर्मशास्त्र क्या है? ये सब डायलॉग है। तो कभी भी जो संवाद का स्पेस है, आनुभद्रा हम लोग कहते हैं, Let noble thoughts come from all directions. चारों दिशाओं से जो भी हमारे विचार हैं वो सब हम तक पहुंचने चाहिए और अपने विवेक का उपयोग करके हमको उसको स्वीकार और अस्वीकार करना है। ये दुर्भाग्य रहा है, ये दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 7 दशकों में वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पे कुछ लोगों ने वैचारिक अस्वतंत्रता या वैचारिक पराधीनता को बढ़ाया है। और उसमें किस आइडियोलॉजी के लोग हैं, किस विचार के लोग हैं, हम सबको पता है कि इंटेलेक्चुअल एलिट्स के नाम पे। अब इंटेलेक्चुअल एलिट्स कौन है? बौद्धिक वर्ग में भी जो स्वयं कहता है कि हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। दिस आइडिया ऑफ बिहाफिज्म, BEHALFISM, हम आपके बिहाफ पे बोलेंगे, हम आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। अब महिलाओं की बात हो रही थी, बात सीता की हो रही है और मंच पे सेतु बैठे हैं। स्त्री विमर्श पुरुष नेतृत्व कर रहा है, दलित विमर्श सवर्ण नेतृत्व कर रहा है। आपत्ति नहीं है मुझे इस बात से, लेकिन कहीं ना कहीं उस संवाद में आप उसको स्थान तो देंगे ना। स्त्री विमर्श भी वही हो रहा है, एक ही पर्सपेक्टिव आ रहा है, एक ही दृष्टिकोण आ रहा है। देन हाउ डू वी मेक यूज एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द एसेंस ऑफ द डायलॉग व्हिच इज इनहेरेंट इन आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन? आप कुछ करेंगे इसको? आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, ये मेरा भी मानना है कि इंडिया में द टर्म राइट विंग इज अ मिसनोमर। बिकॉज अगर आप हमारी वर्तमान जो सिस्टम है, वर्तमान जो प्रशासन है देश में, अगर आप उसकी भी पॉलिसीज को देखें तो ना हम इकोनॉमिकली राइट विंग है, ना सोशली राइट विंग है। अगर हम सही मायने में किसी के विचार का अध्ययन कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं किसी को, तो वो है दीनदयाल उपाध्याय जी के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है, मुझे भी इस पर और स्टडी करना है, आप सब भी करें, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कॉन्सेप्ट कैसा है कि उसके बारे में कम जानने के बावजूद वो अगर इतनी बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है इंक्लूसिवनेस के मायने में, तो जब पूरी तरह संपूर्ण समझ के साथ हम उस पर और आगे अग्रसर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो रियल परिवर्तन है, असल परिवर्तन, वो समाज में और अधिक व्याप्त होगा। तो मेरे ख्याल से राइट विंग के बजाय ट्रूली सेंट्रिस्ट या ट्रूली नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है
इंक्लूसिवनेस का पद्म भूषण या पद्मश्री अवार्ड से आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर अवार्ड दिए गए हैं जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। 150 वर्ष के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शायद इससे पहले जो कभी कैमरा के सामने नहीं आए होंगे, आज वो एक स्टार बने हैं। तो मेरे ख्याल से एक प्रयास है सबको साथ में लेकर चलने का। बहुत मजा आया, आज एक अलग तेवर की चर्चा चल रही है। मेरे साथ सभी दर्शक और श्रोता ये महसूस कर रहे हैं। तो मुझे आपने जो बातें कही, आज ये सर्वविदित तथ्य है, इतिहास को सत्ता विभागी है, और इसलिए हम जानते हैं जो हमारे देश में इतिहास के साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ। बिरसा मुंडा के बारे में आपने जितनी बातें बताई, मैं सबके बारे में नहीं जानती। मैंने संयोग से सारा कुछ पढ़ा है, यानी उनकी जीवनी के रूप में बहुत चीज़ें मौजूद हैं और कई लेखों में भी उदाहरण मिलते हैं ऐसे। तो सबसे पहली बात तो मुझे अभी तक नहीं पता, आपकी किताब मेरे हाथ से नहीं गुजरी है, कि कौन सी विधा है, क्या ये जीवनी है, कोई ये विश्लेषणात्मक आपने कोई शोधात्मक कार्य किया है, कोई नए आपने कॉन्सेप्ट अपने प्रस्तुत किए हैं या अपने कुछ आपने निष्कर्ष निकाले हैं। दूसरी बात ये कि आपने कहा जमशेदपुर में आप बड़े हुए थे और भगवान बिरसा मुंडा की जो वाइब्रेशंस आपके चारों तरफ महसूस की होंगी आपने। किताब लिखने के लिए आज जो राजनीतिक विचारधारा परिवेश बदला है, इसने क्या आपको थोड़ा प्रोत्साहित किया? ये सेफ टाइम है, कंफर्ट जोन में है आप, इसीलिए आप लिख पाए। आप काफी वर्षों से लिख रहे हैं, कितनी किताबें लिखी, तो क्या आप पहले क्यों? पहले सवाल का उत्तर ये है कि एक नॉवेल है, उसका एक स्पेसिफिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकालना और ज़्यादा कठिन था। और ये किताब जो है, मैं मतलब आई हैव नो प्रेटेंस कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरा, लेकिन जितने इसमें और जो रेलेवेंट सोर्सेज हैं, दो किताबें जो एक तो आईएएस ऑफिसर के द्वारा लिखी गई केस सिंह जो उन इलाकों में, तो वो एक रेफरेंस मटेरियल के तौर पर यूज किया गया था। कुछ लोग जो उनके गांव में अब भी रहते हैं और मुंडा क्लैन से, उनसे बात की थी मैं। करिया मुंडा जी से 2 बार बात की थी कुछ स्पेसिफिक विषयों को लेकर, रिलीजन स्पेसिफिकली, जहाँ पर, क्योंकि रिलीजन एक बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू था इसमें, कि कई बार जो है आदिवासी दोनों तरह के प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, कुछ जो उनके हैबिटेट जंगलों से स्पेसिफिक होते हैं, जैसे सिंगलबोंगा, वो अपने भगवान को सिंगलबोंगा कहते हैं, लेकिन साथ में शिव पूजन भी उतना ही प्रचलन है। तो ये एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड जोन था, जिसको समझने के लिए या जिसको समझने में मैंने कुछ लोगों से बात की, विशेष तौर पर मुंडा क्लैन की। दूसरा जो आपने पूछा कि क्या एक कंफर्ट जोन है इस वक्त ये किताब क्यों, लेकिन हम लोग उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, वी डिड नॉट ग्रो अप वांटिंग टू बिकम राइटर्स। इंजीनियर बनने के सपने देखते थे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता, तो वी आर ऑल राइटर्स बाय डिफॉल्ट। तो हम तो समय के साथ राइटर बने, तो समय के साथ ऐसे विषयों पर भी लिखेंगे जो आज चले, और समाज के साथ जो नहीं चल पाया तो लेफ्टिस्ट और कांग्रेस है ना। शुक्रिया। बहुत दिलचस्प रहा। एक सवाल था, you were talking about history, you were writing about icons. History और अगर राइट वाले लिखे तो और हिस्ट्री है, लेफ्ट लिखे तो और हिस्ट्री है। History is written by the winners, and in that process, history is distorted. मैं जानना चाहता हूँ कि what is history, what should I believe? मैंने सेम चीज पढ़ा है किसी और के बारे में, किसी और केस से। मैं एक चीज आपको जॉन पेट्रो को कोट करना चाहूँगा। I have always preferred mythology to history, because history is made up of truths which eventually turn to lies, while mythology is made up of lies that eventually becomes truth. और मेरे ख्याल है कि अगर आप कभी मुझे याद रखें अपने दिमाग में, तो don't remember this history, remember it for mythology. In life, जो विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग बातें कही। एक विद्वान ने कहा है कि we don't define history, we are defined by history।
दूसरे विद्वान ने कहा है कि हिस्ट्री इज अ बंच ऑफ लाइज अबाउट कैरेक्टर्स व्हिच नेवर एक्जिस्टेड रिटन बाय पीपल हु आर नॉट देयर। तो लाइफ इसीलिए जो मेरा मानना है, जो मैंने अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से सीखा है कि लाइफ में तथ्य कम होते हैं, इंटरप्रिटेशन ज्यादा होते हैं, और बिना बहुत ज्यादा सोचे समझे निरंतर जो है आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहनी चाहिए, जो बिरसा मुंडा के जरिए इस वक्त मैंने प्रयास किया है। I think one of the most interesting and a very high intellect kind of a discussion. और प्रोग्राम के अंत में हम अपने मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल चाणक्य को धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे जितने भी इनवाइटीज़ हैं उनके लिए एक किताब है जो कि आप ले सकते हैं और तुहिन जी से आप सिग्नेचर करवा लेंगे। एंड अनुरोध है हमारे वरिष्ठ गेस्ट राम बच्चन राय जी से कि आप हमारे तुहिन जी और गुरु प्रकाश जी को सम्मानित करें। प्रकाश जी इतने लंबे हैं कि उनको पहुंचाना आप नीचे उतर जाइए, आगे आइए। हिमालय और गोलघर। मैंने कई कार्यक्रम इस प्रकार के अटेंड किए, लेकिन मैं हैरान हूँ। मैंने इंटरव्यू में कहा था कि फ्राइडे को वर्किंग डे में 5 बजे इतने मतलब डेडिकेटेड और अटेंटिव ऑडियंस का होना दिखाता है कि पटना में अभी भी लिटरेचर के प्रति लोग, इंटेलेक्ट और लिटरेचर के प्रति जो है लोग बहुत उजागर हैं। धन्यवाद गुरु प्रकाश जी। गुरु प्रकाश जो है एक इंडिपेंडेंट, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस कायम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं और आप सबका बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू।